जी। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किए थे ये वाले टॉपिक्स। हम लोगों ने मेजर्स ऑफ लोकेशन की बात की थी। उसमें हमने 3 मेजर्स देखे थे। मीन, जो कि आप अरिथमेटिक एवरेज भी कहते हैं। उसके अलावा मीडियन, जो कि आपका डेटा का ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, और इसके लिए ज़ाहिर आपको डेटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है। और आखिर में हमने क्वार्टाइल्स देखे थे, जो कि मीडियन निकाल देने के बाद, यानी मीडियन फाइंड करने के बाद आप जब डेटा को 2 हाफ्स में स्प्लिट करते हैं, उसके बाद अपर और लोअर हाफ के अलहदा-अलहदा दोबारा से आप मीडियन कैलकुलेट करें तो वो लोअर और अपर क्वार्टाइल बन जाते हैं। और फिर हमने क्वार्टाइल्स की मदद से बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स बनाए थे, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डेटा का मिनिमम वैल्यू, डेटा की मैक्सिमम वैल्यू, और फिर जो 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, लोअर, मिडिल और अपर क्वार्टाइल। तो पिछली क्लास के टॉपिक्स में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, और नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। तो पिछली बार की चीज़ें सबको समझ आ गई थी? जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना सबको? यस सर, आ रही यस है। सर। ठीक है। अच्छा, आज हम बात करेंगे, हमने लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था परसेंटाइल्स का। हमने देखा था कि ज़ाहिर है जो मीडियन और आपके क्वार्टाइल्स हैं, ज़ाहिर है अगर आप सिर्फ मीडियन निकालते हैं तो आपका डेटा 2 हाफ्स में स्प्लिट होता है। आप अगर क्वार्टाइल फाइंड करते हैं तो आपका डेटा 4 क्वार्टर्स में स्प्लिट हो जाता है, यानी कि आपके डेटा 25% एक सेगमेंट में आ रहा होता है। इसी तरह एक मज़ीद फाइनर डिवीजन होती है आपके पास, जिसको आप परसेंटाइल्स कहते हैं, और वो एक तरह से आउट ऑफ 100 जिस तरह आपकी परसेंटेज होती है, उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है। वो आपके डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है और आपको ये बताता है कि आपकी अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू आई है तो उससे नीचे आपकी कितनी वैल्यूज़ उस सैम्पल के अंदर लाई करती हैं। यानी इन अदर वर्ड्स, परसेंटाइल डिस्क्राइब्स द परसेंटेज ऑफ सैम्पल वैल्यूज़ दैट लाई बिलो अ पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड। यानी कि अभी हम एग्जांपल देखेंगे कि आपके जो, फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास मार्क्स की दोबारा बात करें, ये बड़े कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है आपके टेस्ट में। मसलन आपकी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में या एनटीएस के टेस्ट में आपने देखा होगा कि एक तो आपके ऑब्टेन्ड परसेंटेज होती है मार्क्स की किसी भी टोटल वैल्यू में से, और दूसरा उसके साथ एक परसेंटाइल वैल्यू लिखी होती है। तो ये परसेंटाइल वैल्यू एक तरह से आपकी रिलेटिव परफॉर्मेंस को गेज करने का एक मेजर होता है। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि आपसे लोअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स या लोअर परफॉर्मिंग यूनिट्स कितने थे और आप कहाँ पे उनके रिलेटिव स्टैंड करते हैं। ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन। फॉर्मल ये सारी चीज़ें आपकी बुक में मौजूद हैं। डिटेल्स वगैरह के लिए आप वहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। आपकी दोनों बुक्स जो हैं उनके अंदर सारे टॉपिक्स वहीं से हैं। ठीक है, तो परसेंटाइल रैंक आप अपना, या जैसे किसी एक यूनिट जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं कि इसका परसेंटाइल रैंक क्या बन रहा है, उसको आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे कि उससे नीचे कितनी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़, और उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन दैट सैम्पल सेट, और उसको आप फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप अब डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक डेटा सेट लूँ, जिसका हमने लास्ट टाइम एक दफ़ा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी बनाया था, वही डेटा सेट मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। लेट सपोज ये किसी क्लास के क्विज़ के मार्क्स हैं। 10 स्टूडेंट्स के आपने मार्क्स नोट किए और वो आउट ऑफ 10 आपके पास ये वैल्यूज़ आई थी। अब इसके बाद आप ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का परसेंटाइल रैंक क्या है, यानी कि इनकी रिलेटिव परफॉर्मेंस क्या है इन 10 लोगों में से। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे ऑब्वियसली देख सकते हैं काउंट करके, क्योंकि आपका डेटा सेट इतना छोटा है कि 10 लोगों में से ये 7वीं पोजीशन के ऊपर
इन्होंने नहीं, 8th पोजीशन इन्होंने अचीव की है, ठीक है, और इनसे नीचे आपके पास 7 लोग हैं। लेकिन जब आपके पास डेटा सेट बहुत बड़ा हो तो वहाँ पे आप इस तरह से डिफाइन करें, फॉर एग्जांपल 5000 स्टूडेंट्स में से इसकी पोजीशन लेट्स सपोज 300 एंड समथिंग आई है, तो वो उतना क्लियर एक तरह से मेजर ऑफ स्टैंडिंग नहीं होता। तो उसके लिए फिर आप परसेंटाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब परसेंटाइल रैंक जो भी जहाँ भी स्टैंड कर रहा होगा उस पोजीशन को वो आउट ऑफ 100 एक पोजीशन पे ले आएगा। फॉर एग्जांपल अब हम इस स्टूडेंट की परसेंटाइल रैंक निकालना चाहें तो हम ये देखेंगे, फॉर्मूला आपके सामने है, कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट से कम मार्क्स हासिल करने वाले कितने लोग थे। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कि इनसे कम मार्क्स लेने वाले 7 लोग हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब याद रहे कि परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट करते हुए जब हम ये वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो आपने जिस वैल्यू की आप परसेंटाइल रैंक निकालना चाह रहे हैं उसको काउंट में, न्यूमरेटर में इंक्लूड नहीं करना। आपने सिर्फ उनसे नीचे वाले लोग का नंबर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप उनका परसेंटाइल रैंक जो होगा वो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं। ज़ाहिर है टोटल नंबर ऑफ आपके पास सैम्पल के अंदर जितनी मेजरमेंट्स हैं, या यहाँ पे जैसे हम स्टूडेंट्स की बात करें तो 10 हैं, और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो रैंक होगा वो 70th परसेंटाइल। अब ये एज अ परसेंटेज नहीं लिखा जाएगा, इसको आप 70th परसेंटाइल करके लिखेंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर यही सैंपल 100 लोगों तक होता, अगर इसी टेस्ट में 100 लोग देते, तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की रिलेटिव परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो 100 में से 70th पोजीशन हासिल करता। अभी इस एग्जांपल में हम 10 लोगों के सैंपल को अपस्केल कर रहे हैं 100 की तरफ। इसी तरह हो सकता है कि एक वाइडर टेस्ट के अंदर, जो हो सकता है नेशनल लेवल पे लिया जाए, उसमें आपके पास 10,000 लोग अपीयर हुए हैं, और उसको फिर आप टोन डाउन करेंगे, डाउन स्केल करेंगे 100 लोगों की, एक तरह से 100 के सैंपल डिवीजन के ऊपर लाएंगे। तो ये रिलेटिव स्टैंडिंग का एक मेजर होता है। इसी फॉर्मूला को जब आप रीअरेंज करें तो आपके पास अगर परसेंटाइल रैंक पहले से आपको पता हो और आप उनकी पोजीशन निकालना चाहते हैं, ठीक है, वैल्यू नंबर या आप उनका इंडेक्स नंबर निकालना चाहते हैं वापस, कि वो कहाँ पे स्टैंड करते थे पूरी जो भी सैंपल था उसके अंदर, या जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात है तो सारे जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए उनमें से उनकी पोजीशन क्या थी, तो आप सिंपली ये ऊपर वाला फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे। लेकिन अब क्योंकि आप परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट करते हुए उस पर्टिकुलर बंदे की पोजीशन खुद इंक्लूड नहीं कर रहे थे, आप उससे नीचे वाले गिन रहे थे, तो यहाँ पे आपको उस परसेंटाइल में से निकालते हुए एक यूनिट ऐड करना पड़ेगा, ये वाला आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ परसेंटाइल ये वाली इस डेफिनेशन से आप निकाल रहे हैं और उसकी मदद से आप वैल्यू या पोजीशन नंबर निकालना चाहें, तो उसके अंदर जाहिर है आपको पता चलेगा कि उनसे नीचे कितने लोग थे, क्योंकि ये परसेंटाइल आपने कैलकुलेट ही इस तरह से किया था। तो उस पोजीशन पे जिस पे वो खुद मौजूद हैं वहां पे वापस पहुंचने के लिए आपको एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। मसलन अगर इसी एग्जांपल पे हम इसको वापस अप्लाई करें तो अब हमें पता है कि एक बंदा 70th परसेंटाइल उसने हासिल की 10 लोगों में से, तो हम इनका पोजीशन नंबर निकालना चाहते हैं। तो अगर हम 70/100 को मल्टीप्लाई करें, जो कि अभी मैं गलत एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 10 से, यानी हम सिर्फ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज उसके अंदर कंसिडर करें, तो इनकी पोजीशन हमारे पास 7th आ जाएगी। जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 8th पोजीशन पे असल में थे और इनसे 7 लोग नीचे थे। इसलिए आप यहाँ पे 10 के बजाय एक सैंपल वैल्यू मतलब कि ऐड करेंगे, और इससे नतीजे में आपके पास अप्रॉक्सीमेट डेसिमल नंबर आएगा, क्योंकि 0.7 मल्टीप्लाई होगा 11 से। लेकिन जाहिर है आपको पता है कि आपके जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो डिस्क्रीट होंगी। नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमेशा आपके पास डिस्क्रीट ही होंगी, क्योंकि आप एक सैंपल के ऊपर अप्लाई करें, तो पोजीशन जो है जाहिर है वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है, तो उसको आप राउंड अप कर लेंगे कि आपका कहाँ पे लाई करता है। सर एन क्या है इसमें? एन है आपका टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ये जो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है इसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया? ओके सर। ठीक है, ये परसेंटाइल्स की एक बेसिक एग्जांपल थी। इसी तरह आप एक लार्जर सैंपल या एक छोटे सैंपल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखना है कि उस वैल्यू से नीचे कितनी है, वो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, और आपने टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से उसको डिवाइड करना है। एक ऑल्टरनेट सर वो एक्सप्रेशन, वैल्यू दी होगी जिससे नीचे देखनी है?
जी, आपसे पूछा जाएगा मसलन कि अगर किसी बंदे के इतने मार्क्स आए, या अगर आप इस वाले यूनिट को कंसिडर करें, मसलन अगर आपको मैं यही डेटा दूं और मैं कहूं कि फाइंड द परसेंटाइल रैंक ऑफ द स्टूडेंट हु अचीव 5 मार्क्स, तो फिर आपको पता है कि आपने इस वाले का परसेंटाइल रैंक देखना है और फिर आप इसको निकालेंगे 4/10 करके। ठीक है? ओके। सर अगर 2 स्टूडेंट के 5 नंबर आए तो हम दूसरे स्टूडेंट के 5 नंबर उससे पीछे रखेंगे या उसके साथ, ये क्या करेंगे? वो आपके पास रिलेटिव एक तरह से जजमेंट की बात आ जाती है। अब जैसे यहाँ पे 6 आए हैं, ठीक है, तो कन्वेंशन ये होती है कि अब ये जिन दोनों के 6 मार्क्स आए हैं, ये दोनों एक तरह से इक्वल परफॉर्मर्स थे। तो आप यहाँ से अगर आपसे कहा जाए कि उस बंदे का परसेंटाइल निकालें जिसके 6 मार्क्स आए, तो आप स्टार्ट जो है वो इससे नीचे से करेंगे, इसके नीचे से वैल्यूज काउंट करेंगे, आप यहाँ से नीचे काउंट नहीं करेंगे। ठीक सर हो? टोटल जब हम गिने तो दोनों 6 को एक गिन सकते हैं हम? वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? नहीं, आप टोटल गिनते हुए सबको, मतलब कि जिन सबकी 1 मार्क्स आए उनको आप एक नहीं गिन सकते। उसकी वजह यह है कि वो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो जैसे उस टेस्ट में अपीयर हुए, उसमें तो बहुत लोग जो हैं वो सेम मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप इस तरह से बैंड करना शुरू कर देना, तो उसका नतीजा ये होगा कि अगर जैसे यहाँ पे एक बंदे का 1 आया, एक बंदे का 4 आया, और आप इन दोनों को अगर एक यूनिट कंसिडर करेंगे, तो इनकी वेटेज सेम हो जाएगी। जो बंदे 1 मार्क ले रहे हैं या 4 मार्क ले रहे हैं, जबकि यहाँ पे 2 बंदे थे, तो वो वेटेज, जो रिलेटिव वेटेज है, वो खराब हो जाएगी। तो ये नहीं करना कि उनको गिनते हुए एक यूनिट काउंट करें। सही है? यस सर, सही। तो अगर सर यहाँ पर 4 6 हो जाते और 10 पार्टिसिपेंट्स होते तो हम किस तरह रैंक करते उसको? 50%? जी, फॉर एग्जांपल अगर आइसक्रीम यही का। डेटा सेट आपके पास इस तरह से हो जाए, 4 और 6, 6, 6, 6 और 8, 8, अब मैं कहूँ कि जिस बंदे के 6 मार्क्स आए हैं उसका आप परसेंटाइल रैंक निकालें, इन सारों का रैंक जो है परसेंटाइल्स में आप बराबर समझेंगे, और आप यहाँ से इससे बिलो की वैल्यूज यहीं से गिनेंगे, आप इनके दरमियान कहीं से और से नहीं लेंगे। ठीक है? क्योंकि एक तरह से जैसे आप कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने क्लास में, इस एग्जांपल लेने, किसी ने एंड किया, जब ग्रेडिंग हुई तो दो बंदों के 80 मार्क्स थे, ठीक है, या बिल्कुल वो डेसिमल पॉइंट्स तक भी सेम थे, तो उन दोनों को फिर, जैसे आप लोगों के जीपीए होता है, उन दोनों को एक पोजीशन पे कंसिडर किया जाएगा, और फिर अगली पोजीशन जो होगी वो उससे नीचे जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी के 79 है, वो सेकंड नहीं कहलाएगा, वो थर्ड कहलाएगा, लेकिन ये दोनों फर्स्ट ही कहलाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे जितने लोगों के सेम मार्क्स होंगे, वो एक ही रैंक पे खड़े हुए समझे जाएंगे, और उनका रैंक आप उसके जितने भी सेम वैल्यूज हैं उससे लोअर ही देखेंगे। तो इनका रैंक जो होगा वो 4 डिवाइडेड बाय इसलिए इसमें 40% होगा। जी। लेकिन सर इनसे ज्यादा तो सिर्फ 20% ने लिए, तो बाकी के 40% कहाँ है? नहीं, देखिए, ये परसेंटाइल का मतलब ये आपने इसका ये मतलब नहीं होता कि इससे ऊपर इतने लोग मौजूद हैं। ये आपको बता रहे हैं इससे नीचे इतने लोग मौजूद हैं। अब ये अंडरस्टूड है कि जब आप ये डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं बिलो वाली, तो इसका मतलब कि अगर आप इसको 100 में से माइनस करेंगे तो उसमें अबव एंड इक्वल होगा। अबव एंड इक्वल में वो परसेंटेज बराबर हो जाएगी, वो मतलब कि जो गैप आप जिस डेफिसिट की बात करें वो मेकअप हो जाता है। क्योंकि जब आप यहाँ पे बिलो कर रहे हैं, तो इसमें से अगर आप 100 में से इस रैंक को माइनस करें, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप अबव की बात करें। इसका मतलब ये है कि आप इक्वल रैंक या इक्वल स्टैंडिंग प्लस अबव वालों की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? यस सर, समझ गया। अब जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं, उसकी भी एक ऑल्टरनेट मतलब की डेफिनेशन होती है परसेंटाइल रैंक की, जिसमें आप कहते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो एंड इक्वल टू एक्स। ठीक है? वो एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन है। अब ये बात है कि कन्वेंशन आप कौन सी फॉलो करें। तो हमारी जो कोर्स है, हमारा बुक जो है, वो बिलो वाली कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है। कुछ कोर्सेज, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कि बिलो एंड इक्वल वाली फॉलो करती हैं, हम वो वाली नहीं करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब इसमें एक और फ़र्क ये होता है कि जब आप ये कंसिडर करें कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमने सिर्फ बिलो वाली लेनी है, तो इसका मतलब ये है कि कभी भी परसेंटाइल रैंक 100 जो है वो नहीं अचीव होगा। ठीक है? 100th परसेंटाइल जो है वो आपकी
कभी भी नहीं आएगी, जिसकी वजह यह है कि अगर आप हाईएस्ट बंदे, सपोज मैं यहाँ पे एक और वैल्यू 9 ऐड करूँ, और अब ये जाहिर है आपके पास टोटल जो है वो 11 हो गए। अब मैं कहूँ आप इस बंदे का परसेंटाइल रैंक निकालें जो कि हाईएस्ट परफॉर्मर था, उसका भी परसेंटाइल रैंक जो होगा वो आपके पास आएगा 10/11 टाइम्स 100, क्योंकि आप उससे सिर्फ नीचे वालों को देख रहे हैं। तो जब हम ये वाली डेफिनेशन यूज़ करते हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ये अंडरस्टूड है कि हाईएस्ट परफॉर्मर का भी परसेंटाइल कभी भी 100 नहीं होगा। जो ऑल्टरनेट डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम नहीं कंसिडर कर रहे, उस जिसमें आप बिलो एंड इक्वल देखते हैं, सिर्फ उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि 100th परसेंटाइल अचीव हो सके, वरना हमारे वाले में कभी भी 100th परसेंटाइल अचीव नहीं होगा, बेशक वो बेस्ट परफॉर्मर हो और वो सिर्फ अकेला भी हो, क्योंकि आपने हमेशा उससे नीचे वालों को देखना है और वो खुद एक वैल्यू जो होगी वो माइनस हो रही होगी। तो ये कन्वेंशन का डिफरेंस है, ये अंडरस्टूड होता है, फिर इसीलिए आपको ये एक कन्वेंशन फॉलो करनी है। तो हमारे कोर्स में हम फिर सिर्फ बिलो वाली कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। सही हो गया? सर अगर जैसे हमने 6 की फाइंड करनी तो 6 दो लोगों ने अचीव किया, तो सर हम 6 को भी काउंट करेंगे जो एक एक्स्ट्रा 6 है? जी, यही मैं पहले बता रहा था कि जिन लोगों की सेम, जैसे यहाँ पे ये मैंने साइड पे एग्जांपल दी थी कि जिन लोगों के सेम स्कोर होगा, उन सबको आप एक रैंक पे खड़ा हुआ समझेंगे, यानी वो इक्वल पे हैं। तो हमने सिर्फ उनसे बिलो वालों को देखना है। तो जिस भी बंदा है, सपोज ये स्टूडेंट 1 2 3 4 है, आपने किसी भी एक का परसेंटाइल निकालना है, उसमें ये समझा जाएगा कि बाकी 3 भी उसके बराबर खड़े हैं, तो परसेंटाइल उसकी नीचे वालों को ही देख के निकाली जाएगी, वो 4/10 ही होगी। ठीक हो गया? ओके सर। चलें, अगर परसेंटाइल्स क्लियर हैं तो फिर हम प्रोसीड करते हैं अपने 5th मेजर ऑफ लोकेशन पे, जिसको आप कहते हैं ट्रिम्ड मीन्स। और ये आपके पास जो हमने पहले मीन और मीडियन की बात की थी, उनके दरमियान एक कॉम्प्रोमाइज़ है। तो जो आपका नॉर्मल मीन होता है x बार, वो हमारे पास था सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, और जो मीडियन था वो हमारे पास ज्योमेट्रिक, एक तरह से हम देख रहे थे कि सेंटर क्या है डेटा का नंबर ऑफ वैल्यूज के हिसाब से। जो आपका मीन था, इसको हमने देखा था कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था आउटलायर्स को, यानी कि अगर कोई अनकैरेक्टरिस्टिकली हाई या लो वैल्यू आ जाए तो वो मीन को बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। जो आपका मीडियन होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है और वो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाता है। तो इनके दरमियान का एक कॉम्प्रोमाइज़ निकालने के लिए हम ट्रिम्ड मीन इस्तेमाल करते हैं। ट्रिम्ड मीन का मतलब ये होता है कि आप डेटा सेट जो भी आपके पास होगा, भी एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल यही वाली बात कर लें जो अभी पिछली एग्जांपल सिंपल सी थी, जो भी वैल्यूज थी उसमें। अब मैं इसका अगर मीन निकालना चाह रहा हूँ इस डेटा सेट का, तो मीन के अंदर मैं ये सारी वैल्यूज पांचों की पांचों कंसिडर करूंगा, यानी कि इसके अंदर जो ट्रिमिंग परसेंटेज है वो 0 है। मैंने कोई भी डेटा अपना ड्रॉप नहीं किया, ट्रिम नहीं किया। मीडियन में आप सिर्फ बीच वाली वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे ये आपके पास अभी इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है तो सिंपली बीच वाली वैल्यू आ गई, और आप इन दोनों वैल्यूज ऊपर की तरफ और दो वैल्यूज नीचे की तरफ, या जितनी भी सेंटर से ऊपर हैं और जितनी भी सेंटर से नीचे हैं, उन सब को आप ट्रंकेट करेंगे, ड्रॉप करेंगे या ट्रिम करेंगे। तो जो आपका मीडियन होता है उसमें मैक्सिमम ट्रिमिंग की जाती है, और मैक्सिमम ट्रिमिंग की परसेंटेज 50% होती है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपके पास दो एक्सट्रीम्स हैं। कहते हैं कि आपकी एक सर्टेन ट्रिमिंग परसेंटेज है, सपोज मैं कह रहा हूँ मैं A% डेटा को ट्रिम कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं इतना परसेंट ऑफ वैल्यूज ऊपर से भी काट रहा हूँ और इतना ही परसेंट नीचे से काट रहा हूँ, इसलिए मीडियन जो है 100% ट्रिमिंग हम नहीं कहते, 50% कहते हैं। यानी कि ऊपर से आपने 50% वैल्यूज को ट्रिम कर दिया और नीचे से आपने 50% वैल्यूज को ट्रिम कर दिया। तो 50% डेटा जब आपने ऊपर से निकाला तो अपर हाफ सारा चला गया, 50% ऑफ द डेटा आपने नीचे से रिमूव किया तो बॉटम हाफ सारा चला गया। तो असल में जाहिर है आपका डेटा जो रिमूव हुआ वो 100% हुआ, या आपकी अगर जैसे ऑड नंबर ऑफ डेटा है तो बीच में एक पॉइंट रह जाएगा। अगर इवन डेटा हो जैसे ये है तो आपका मीडियन जो है वो यहाँ पे लाई करेगा, ऊपर का सारा डेटा निकल जाएगा, नीचे का सारा डेटा चला जाएगा। तो वो इफेक्टिवली डेटा वैल्यूज आपने 100% रिमूव की, लेकिन उसको ट्रिमिंग परसेंटेज हम
50% कहेंगे कि ट्रिमिंग परसेंटेज का मतलब ये ऊपर से अपर वैल्यूज इतनी परसेंट हमने निकाल दी और लोअर साइड से भी हमने इतनी परसेंट वैल्यूज रिमूव कर दी। तो ये अभी हम एग्जांपल से देख लेते हैं, तो ट्रिमिंग परसेंटेज भी आपको उम्मीद है बेहतर समझ आ जाएगी। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें आपको इन्होंने बताया है कि एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर किसी ने घर बेचे तो उनकी क्या कीमत उनको मिली थी। तो ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ये आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि जो डेटा है ये असल में टाइम्स $1000 है। मसलन अगर मैं इस डेटा पॉइंट को उठाऊं तो इसका असल में मतलब ये है कि ये घर जो था ये इतनी वैल्यू का सेल हुआ था, ठीक है। तो आपके पास हाउस की सेल प्राइसेस का एक तरह से डेटा है। इसके बाद अब इसमें आपको कहा गया है कि आप सैंपल का सबसे पहले तो नॉर्मल जो मीन होता है और मीडियन है वो निकालें। तो क्योंकि आपने मीडियन निकालना है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? ऑर्डर से। बिल्कुल, सबसे पहले आप इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसको अगर मैं जल्दी से यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में करके लिख दूँ तो हमारे पास जो डेटा सेट है वो इस तरह से अरेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद जब आपने सबसे पहले मीन निकालना है तो आप सिंपली इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो सम आता है वो आपके पास ये आ रहा है और नंबर ऑफ वैल्यूज आ रहा है आपके पास 10 हैं। तो आपका जो मीन होगा, सैम्पल मीन, वो आपके पास $640.5 या फिर इसको आप इस तरह से लिख दें $640,500। ठीक हो गया। यानी कि आपने जो डेटा था उसका यूनिट जो है वो साथ मेंशन करना है, ज़ाहिर है इस डेटा की कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। इसके बाद आप जब मीडियन निकालना चाह रहे हैं तो आपने इस डेटा का ज्योमेट्रिक सेंटर देखना है। क्योंकि आपके पास एक इवन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, 10 क्वांटिटीज़ हैं, तो अब आपके पास मीडियन जो होगा वो कोई सेंटर की दो वैल्यूज़ का एवरेज होगा। 10 हैं तो आपके पास 5th और 6th वैल्यू का सेंटर होगा। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी चीज़ें। तो यहाँ पे आपकी 5th वैल्यू जो है वो ये वाली है और 6th वैल्यू ये वाली है। तो इनका एवरेज आपके पास मीडियन आ जाएगा, जो कि जिसकी वैल्यू आपके पास 582.5 आती है। ठीक है। अब इसको वही बात है, आप किस यूनिट में लिखते हैं और यहाँ पे आप लिखते हैं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स या जैसे भी आप लिखना चाहें, चाहे ऊपर की तरह आप इसको 1000 साथ मल्टीप्लाई करा दें, वो आपकी मर्जी। ठीक हो गया। अब पहले पार्ट में ये भी कहा गया है कि आप इसकी वैल्यूज़ को इंटरप्रेट करें। तो हमारे पास मीन जो है वो मीडियन से बड़ा आ रहा है। इसकी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जब आपका डेटा सिमेट्रिक होता है तो आपका मीन बराबर आता है आपके मीडियन के और सिमेट्रिक डेटा, और अगर ऐसा ना हो तो आपके पास डेटा नॉन सिमेट्रिक है। अब ये हम क्लास के एंड तक जाके देखेंगे कि एग्जैक्टली आपके पास जब कौन सा केस होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास मीन बड़ा है मीडियन से, तो ये डेटा आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाएगा। इसकी वजह हम आखिर में देखेंगे। फिर आपसे कहा गया है कि पार्ट बी में कि अगर हम 6th ऑब्जर्वेशन को, यहाँ पे जो 6th है इस क्वेश्चन के अंदर, इसको हम 1285 के बजाय ये हमारे पास 985 होती तो आपका मीन और मीडियन किस तरह से चेंज होता। ठीक है। तो जो हम अपने ऑर्डर डेटा सेट में आ जाएं तो ये वाली वैल्यू अब हमारे पास चेंज होके 985 हो गई है। तो क्या ख्याल है आप लोगों का, मीन और मीडियन पे क्या फर्क पड़ेगा? मीन चेंज होगा सर। ठीक है। और मीडियन क्यों नहीं चेंज होगा? नंबर ऑफ वैल्यूज सर क्योंकि सर सेम वो रहेगी। 5th और 6th है। जी बिल्कुल। तो आपका जो मीडियन होगा वो अनचेंज्ड रहेगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू चेंज हुई है उससे ना आपके डेटा का ऑर्डर चेंज हुआ है ना डेटा का नंबर चेंज हुआ है। जबकि आपका जो मीडियन होगा वो आपके पास चेंज हो जाएगा। अब जाहिर है इसका, क्योंकि वैल्यूज का सम चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज फिर भी सेम है, तो आपके पास जो नया मीन आएगा वो आपके पास $610,500 आ जाएगा। ठीक है। या इसको मैं इस तरह से ही लिख दूं टू अवॉइड कंफ्यूजन। आपका मीन जो है वो पहले से रिड्यूस हो गया, क्योंकि आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो पहले से
कम हो गई। तो यही बात हम कह रहे थे कि आपका जो मीन होता है वो आउटलायर्स या बहुत हाई या बहुत लो वैल्यूज़ को बहुत सेंसिटिव होता है। जब हमने हाईएस्ट वैल्यू चेंज कर दी तो आपका मीन चेंज हो गया, लेकिन आपके मीडियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आ जाते हैं अपने ट्रिम्ड मीन की बात पे। अब वो आपको कह रहा है पार्ट सी में कि एक 20% ट्रिम्ड मीन निकालें, और उसने आपको बता दिया कि 20% ट्रिम करने का मतलब ये है कि आप बड़ी सबसे जो वैल्यूज़ हैं उनमें से दो और सबसे छोटी वैल्यूज़ में से दो वैल्यूज़ को निकाल दें। ट्रिमिंग परसेंटेज अगर यहाँ पे बात करें हम, अगर मैं एक बात करूँ कि आपको कहा गया है कि इतना परसेंट आपने ट्रिम करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रिमिंग परसेंटेज असल में है नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो आपने ट्रिम करनी है एक तरफ से, ठीक है, और यही आपने फिर दूसरी तरफ से वैल्यूज ट्रिम करनी है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज टाइम्स 100। तो जब आपको ये कह रहे हैं कि आपने 20% ट्रिमिंग अचीव करनी है, और हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास अभी हमें नहीं पता कि कितनी वैल्यूज हमें ट्रिम करने की ज़रूरत है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमें पता है कि हमारे टोटल डेटा सेट के अंदर 10 वैल्यूज हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम 10 नीचे लिख देंगे। तो आपके पास जाहिर है कि ट्रिमिंग परसेंट नंबर ऑफ वैल्यूज जो ट्रिम करनी होंगी, अब ये जाहिर है आपके पास 0.2 टाइम्स 10/100 आ रहा है। तो अब आपको ये पता चल रहा है कि ये मैंने सही लिखा है, नहीं ठीक है, इसको 20% ही लिखेंगे ना, 20% तो आपने किया हुआ है। तो इसका मतलब ये आपको मिल रहा है कि आपको दो वैल्यूज एक तरफ से ट्रिम करनी है, ट्रिम फ्रॉम वन साइड। और जब भी आप ट्रिमिंग अप्लाई करते हैं डेटा पे तो आपने दोनों तरफ से ट्रिम करना है। तो इसलिए ये दो वैल्यूज, इसीलिए आपको क्वेश्चन में भी कहा गया है कि दो स्मॉलेस्ट, टू स्मॉलेस्ट और टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशंस आपने ट्रिम करनी है, तब आपकी ट्रिमिंग परसेंटेज 20% कहलाएगी। तो ये ये तो अभी ऑर्डर डेटा नहीं है। अपने ऑर्डर डेटा की तरफ आएँ तो आपको ये वाली टू स्मॉलेस्ट और यहाँ पे टू लार्जेस्ट वैल्यूज जो हैं इनको ट्रिम करना, तब आपकी ट्रिमिंग परसेंटेज 20% कहलाएगी। और 20% ट्रिमिंग का असल में मतलब ये है कि आपने डेटा में से 40% रिमूव कर दिया, 20% नीचे से और 20% अपर एंड से। ठीक हो गया? तो असल में आप 10 में से 4 वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो अब जो आपके पास ट्रिम्ड मीन होगा वो आपके पास, अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ, इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी, वही एक्स बार वाली लोगो जो आपके पास मीन के लिए होती है, और उसके बाद नीचे आप ट्रिमिंग परसेंटेज इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो वो फिर आपके पास रिमेनिंग डेटा सेट का सम डिवाइडेड बाय रिमेनिंग डेटा सेट का नंबर कितना है वो आ जाएगा। तो आपके पास जो अपडेटेड ट्रिमिंग परसेंटेज होगी वो आपके पास अपडेटेड सम, जो कि आपके पास अब ये आएगा बीच की बची हुई 6 वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 6। आपके पास अपडेटेड ट्रिमिंग जो ट्रिम्ड मीन जो आ रहा है 20% ट्रिम मीन, वो आपके पास 591.2 आ रहा है। तो अगर इसको आप कंपेयर करें अपनी प्रीवियस कैलकुलेशन से तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास टोटल डेटा सेट का मीन था वो ज़्यादा था, और ट्रिमिंग के नतीजे में वो मीन जो है वो कम हो गया। अगर आपका डेटा सेट परफेक्टली सिमेट्रिक होता, तो क्योंकि आप नीचे से भी वैल्यूज निकाल रहे हैं ऊपर से भी वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो अगर डेटा सेट बिल्कुल सिमेट्रिक होता तो मीन पे ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए था कि ऊपर से भी आपने उतनी ही वैल्यूज निकाली, नीचे से भी उतनी ही वैल्यूज निकाली। तो समेशन कंपेयर टू जो नंबर ऑफ वैल्यूज थी वो रेशियो जो है वो सेम रहता। लेकिन अब क्योंकि आपका जो ट्रिम्ड मीन है वो कम आ रहा है आपके ओरिजिनल मीन से, इसका मतलब ये है कि आपके डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड था, यानी हायर एंड पे वैल्यूज जो थी वो आउटलायर्स थी। जिस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये 1285 वाली जो वैल्यू थी ये बहुत बड़ी थी बाकी डेटा सेट की निस्बत। या जिस तरह आपका मीन आया था, तो मीन जो था यहाँ पे ज़ाहिर है लोएस्ट वैल्यू 350 थी जो कि ऑलमोस्ट उससे मीन से 300 नीचे थी, और मैक्सिमम वैल्यू 1285 थी जो कि मीन से 600 बड़ी थी। तो ये अब आपको एक तरह से इंडिकेशन मिल रही है कि आपका ओरिजिनल डेटा सेट वाकई ही स्क्यूड था। इसलिए जब आपने ट्रिमिंग की तो वो एक तरफ से बड़ी वैल्यूज जो थी वो जल्दी एलिमिनेट हुई, तो आपका जो मीन है वो ज़्यादा तेज़ी से चेंज हुआ है। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर।
जो बाकी खामोश बैठे हैं उनको भी समझ आ रही है, ये ना हो कि बाकी सोच रहे हो कि ऊपर से गुजर रहा है और पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। सर एक बार ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर देंगे? जी, लास्ट वाला पॉइंट मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ यार, इसको थोड़ा सर ये 985 किस तरह है वो जरा समझा दें। 985 तो इस तरह है कि पार्ट बी में आपको कहा गया था कि यहाँ पे सपोज द सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन हैड बीन 985 रादर देन 1285, यानी उसने आपको एक ओरिजिनल डेटा सेट दिया और फिर कह रहा है कि अगर इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू होती तो फिर क्या क्या वैल्यूज या फिर आपका मीन और मीडियन क्या आता। तो हमने सिर्फ उस वैल्यू को रिप्लेस किया है, ठीक है ना। यहाँ पे सिक्स्थ वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ये वाली थी 1285 की, उसको फिर हमने जाके अपने ऑर्डर डेटा सेट में चेंज किया है, वो सवाल में हमें कहा गया था। बस यस सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा जी सर वो पार्ट डी। जी बिल्कुल, पार्ट डी भी करते हैं। और जो पूछ रहे थे कि ये ट्रिमिंग वाली जो मैंने बात की, अब देखें अगर आपके पास परफेक्टली सिमेट्रिक डेटा होता, अगर हमारे पास परफेक्टली सिमेट्रिक डेटा होता तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती, ये अगर इसका मीन है तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस मीन के अबाउट बिल्कुल इवन होती, ठीक है, मिरर्ड होती। ये क्या बन गया। और अब हमारे पास जो डेटा सेट है वो असल में कुछ इस तरह का है कि मीन तो यहीं पे आ रहा है, लेकिन आपके पास एक हायर वैल्यू जो कि 1285 वाली है वो मीन से ज़्यादा दूर लाई करी। तो एक्स मिनिमम जो हमारे पास है वो हमारे पास 350 है, जबकि एक्स मैक्सिमम 1285 है। और अभी हमने देखा था कि सिंपल जो हमने मीन निकाला था वो 640.5 आ रहा था। तो यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू मीन से करीब है इन नंबर्स और मैक्सिमम वैल्यू मीन से ज़्यादा दूर है। जब हमने ट्रिमिंग की, जब हमने ऊपर की साइड से दो वैल्यूज निकाली, यानी हमने ये वैल्यू निकाली और एक हमारे पास यहाँ पे 815 वाली वैल्यू थी जो कि हमने एलिमिनेट की, और इसी तरह नीचे से हमने 350 रिमूव किया और यहाँ पे एक वैल्यू थी 408 वाली जो कि हमने डेटा में से निकाल दी। तो अब हमारे पास जो मीन आया था शिफ्ट हो गया आपका मीन। तो ट्रिम्ड मीन अब शिफ्ट होने का मतलब ये है कि आपका ओरिजिनल डेटा सेट जो था वो सिमेट्रिक नहीं था, क्योंकि अब हमने अगर यहाँ पे से रिमूव की, सिमेट्रिक डेटा सेट होता तो यहाँ से आप रिमूव करते नीचे से और ऊपर से यहाँ से कुछ रिमूव करते तो आपका डेटा सेट फिर भी उसी मीन के अबाउट सिमेट्रिक रहता। लेकिन जब हमने अपने डेटा सेट में से वैल्यूज ट्रिम की तो हमें ऐसा, क्योंकि आपकी वैल्यूज ऊपर की तरफ बहुत मतलब कि ज़्यादा गैप था उनका मीन से, आउटलायर से, तो अब वो वाली वैल्यूज जब खत्म हुई तो आपकी डेटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन बदल गई। नीचे से तो वैल्यूज यहाँ पे कई सारी कॉन्सेंट्रेटेड थी तो यही डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, लेकिन ऊपर से जो ये स्ट्रेच था ये खत्म हो गया, क्योंकि अब आपके पास जो दो वैल्यूज थी बड़ी वाली वो रिमूव हो गई हैं और बाकी जो थी वो यहाँ कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड थी। इस वजह से अब हमारा जो डेटा सेट है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बदली और अब वो नई जगह पे जाके उसकी पीक बन रही है। तो ट्रिमिंग जब चेंज हो जाती है, जब आपका ट्रिम मीन डिफरेंट आ रहा है आपके ओरिजिनल मीन से, इसका मतलब ये था कि डेटा, ओरिजिनल डेटा आपका सिमेट्रिक नहीं था। अगर आपका नया ट्रिम्ड मीन जो है वो कम आ रहा है ओरिजिनल मीन से, इसका मतलब ये कि हायर एंड पे जो वैल्यूज आपने रिमूव की वो आउटलायर्स थी। इसी तरह अगर आपका ट्रिम्ड मीन बड़ा आता है ओरिजिनल मीन से, इसका मतलब नीचे आपके पास कोई आउटलायर्स थे जो कि रिमूव हुए और आपका मीन जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हुआ। ये बात हो रही थी, ठीक है। ये अभी भी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। सर ये जो पार्ट सी के अंदर हम ट्रिमिंग करेंगे 20% लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो सर इसमें हम 985 यूज़ करेंगे सर 1285? इसमें आप 1285 ही यूज करेंगे क्योंकि वो पिछला पार्ट में कंप्लीट हो गया, अब आपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस ही चले जाना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए पार्ट डी पे जिसमें आपको कहा जा रहा है कि 15% ट्रिम्ड मीन आपने निकालना है। एक मिनट, इस सारे को मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, या यहाँ पे आ जाए।
ठीक है, तो अब आपसे कहा जा रहा है कि एक 15% ट्रिम्ड मीन कैलकुलेट करें, और आपको ये नहीं बताया गया कि 15% ट्रिम्ड मीन अचीव करने के लिए आपको आइदर साइड से कितनी वैल्यूज रिमूव करनी है। तो ये हमने पीछे फॉर्मूला देखा था कि ट्रिमिंग परसेंटेज कितनी है, वो इक्वल है नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि आपने एक साइड से ट्रिम करनी है, टू ट्रिम फ्रॉम वन साइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज टाइम्स 100। जब आपको कहा जा रहा है कि 15% ट्रिम मीन निकालें, तो इसका मतलब ये है कि आपने अब 10 वैल्यूज में से 1.5 वैल्यू रिमूव करनी है। ठीक है, तो आपके पास ए जो आएगा वो 15 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाय 100 आएगा, यानी कि आपका रिक्वायरमेंट ये है कि नीचे से लोअर एंड से भी डेटा के 1.5 वैल्यू रिमूव करें और अपर साइड से भी 1.5 वैल्यू रिमूव करें। अब ये 0.5 वैल्यू रिमूव करना जाहिर है कि अनरियलिस्टिक चीज आ रही है। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए आप ये कहेंगे कि जो मेरा 15% ट्रिम्ड मीन है वो मेरा एवरेज है एक 20% ट्रिम्ड मीन का और एक 10% ट्रिम्ड मीन का, क्योंकि आपको पता है कि अब यहाँ पे जिस तरह के आपके पास वैल्यूज हैं उसमें से आप 10% ट्रिम्ड मीन का मतलब ये होगा कि आपने एक वैल्यू अपर साइड से और एक वैल्यू लोअर साइड से रिमूव करनी है, और 20% ट्रिम्ड मीन जो आप पहले निकाल चुके उसमें आपने दो वैल्यूज दोनों साइड से रिमूव करनी है, यानी कि आपने टोटल 4 वैल्यूज रिमूव करनी है। तो 15% ट्रिम्ड मीन, अब यहाँ पे असल में इसका मतलब ये हुआ कि आपने टोटल में डेटा से 3 वैल्यूज रिमूव करनी थी 15% ट्रिम्ड मीन में। लेकिन अब ये कैसे फैसला किया जाए कि नीचे से एक और ऊपर से दो निकालेंगे या ऊपर से एक और नीचे से दो रिमूव करेंगे? तो उसके बजाय आप होल नंबर्स जहाँ पे ट्रिमिंग के आ रहे हैं वो वाली परसेंटेजेस लेते हैं क्लोजेस्ट, और उनका फिर आप एवरेज निकालेंगे। तो पहला जो हमारे पास 20% ट्रिम मीन था वो हमने पिछले पार्ट में से निकाल लिया कि वो हमारे पास 591.2 था, और जो आपके पास 10% ट्रिम मीन था वो आप उसी ऑर्डर्ड डेटा सेट में से एक नीचे की वैल्यू और एक ऊपर की वैल्यू रिमूव करके निकालेंगे। नॉर्मल जिस तरह आप मीन निकालते हैं, आपने ट्रिम मीन में आपने सिर्फ वो वैल्यूज रिमूव करके उसी तरह से फिर नया मीन निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं वो डेटा सेट ऑर्डर वाला फिर से यहाँ लिख दूँ तो वो आपके पास ये है 575, 590, 608, 679, 815 और 1285। तो जो 20% ट्रिम मीन है, ठीक है, उसके लिए आप नीचे से दो और ऊपर से दो वैल्यूज रिमूव कर रहे हैं, जबकि जो आपके पास 10% ट्रिम मीन है उसके लिए आप सिर्फ नीचे से एक और ऊपर से एक वैल्यू रिमूव करें, और उसके बाद फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक सारी वैल्यूज को सम करके डिवाइड करेंगे 8 से, यानी जो नंबर ऑफ वैल्यूज ट्रिमिंग के बाद बची हैं उसकी वैल्यू आपके पास मेरे ख्याल से आ जाती है 596.3। ये आप खुद भी कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आ रही किस तरह कैलकुलेट हो रहा है तो पूछ सकते हैं। तो आपके पास आपने बेसिकली इस क्वेश्चन में 20% ट्रिम मीन निकाला, 10% ट्रिम मीन निकाला, और उसको अब दोनों को एवरेज करके आप 15% ट्रिम मीन निकाल रहे हैं, जो कि आपके पास अब 593.8 आ रहा है। सही हो गया? सर ये कैसे आया सर, ये 591 और 5696? जी देखिए, जो आपके पास नॉर्मल सिंपल जो मीन होता है, जो आप डेटा का मीन कहते हैं, वो आपके पास सारी डेटा वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फुल डेटा वैल्यूज होता है। ऐसा ही है। इसके बाद जब आप ट्रिम्ड मीन निकालते हैं तो आपने वैल्यूज को रिमूव करना है उस डेटा सेट में से। तो जब आपने 20% ट्रिम्ड मीन निकालना है तो वो हम देख चुके हैं कि इस फॉर्मूला की मदद से, जो कि हमने पीछे बात की, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी वैल्यूज रिमूव करनी है एक तरफ से, और फिर दूसरी तरफ से भी उतनी ही वैल्यूज रिमूव करेंगे। तो 20% ट्रिम मीन के लिए हमें पता चला कि दो वैल्यूज नीचे से दो वैल्यूज ऊपर से इस डेटा में से रिमूव करनी है ऑर्डर करने के बाद। ठीक है, हमेशा ट्रिम मीन में आप ऑर्डर करने के बाद ही डेटा के पॉइंट्स रिमूव करेंगे, क्योंकि आपने हाईएस्ट और लोएस्ट रिमूव करने होते हैं। दो हाईएस्ट वाले जो आपने रिमूव किए, जो कि मैंने ग्रीन लाइन से काट दिए हैं, उसके बाद आपके पास 20% ट्रिम्ड डेटा सेट जो है वो ये वाला बचता है, ये वाला।
अब जब आप 20% ट्रिम मीन निकालेंगे तो आप अब इन बची हुई 6 वैल्यूज को सम करेंगे, यानी आप 540 प्लस 555 प्लस अप टू 679 वाली वैल्यू तक ऐड करेंगे और फिर नंबर ऑफ जो जितनी रिमेनिंग वैल्यूज हैं ट्रिम करने के बाद उनसे डिवाइड कर देंगे। तो अब आपके पास 6 वैल्यूज बच गए, तो ये आपके पास अब 591.2 आता है। ठीक है, इसी तरह जब 10% ट्रिमिंग की बात करते हैं तो 10% ट्रिमिंग में आपको नीचे से एक, ऊपर से एक वैल्यू रिमूव करनी है। तो उसके नतीजे में आपके पास 10% ट्रिमिंग में आपने स्टार्ट करनी है एडिशन 408 वाली वैल्यू से, क्योंकि ये उसके अंदर मौजूद होगी। ठीक है, उसके लिए आपका डेटा सेट ये वाला बनेगा, और अप टू 815 आप जाएंगे और आपकी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 8 होंगी, और इसकी वैल्यू आपके पास 596.3 आती है। अब आपसे पार्ट डी में कहा यह गया था कि 15% ट्रिम्ड मीन फाइंड करें, तो वो हम अब फाइंड करें 20% और 10% का एवरेज करके, इसलिए हमने यहाँ पे इनको एवरेज कर दिया। ठीक हो गया? ओके सर। इसके बाद आ जाते हैं एक और मेजर ऑफ लोकेशन पे, जो कि बहुत सिंपल है, जिसको आप कहते हैं मोड। इसका आप लोगों ने हो सकता है नाम पहले भी कई दफ़ा सुना हो। मोड सिंपली ये होता है कि आपके पास एक डेटा सेट, अगर आप जी जी बताइए सर, ये ऊपर क्वेश्चन में हमने 10% अगर इवन नंबर एक एक करके पूछें, क्या पूछ रहे हैं, मुझे दोनों की नहीं समझ आई। सर मैं पूछ रहा था अगर इवन नंबर हो 15% ट्रिम करना हो तो फिर इसको किस तरह ट्रिम करें? अगर आपने 16% ट्रिम करना है तो आप इसको इंटरपोलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये, मतलब बीच, अगर आपने सेंटर वैल्यू लेनी है तो वो तो आप डायरेक्टली एवरेज भी कर सकते हैं। अगर आपने 16% ट्रिम करना है लेट्स सपोज, तो वो फिर आप लीनियर इंटरपोलेशन लगाएंगे, जो कि आप लोगों को पता होगी कि आप उसके अंदर फिर वो स्लोप निकालेंगे पहले, तो कि इसके अंदर स्लोप क्या है। ठीक है, एक्स इस तरह से लेट्स सपोज 20%। लीनियर इंटरपोलेशन तो आती है ना सबको, थर्मो में भी बहुत इस्तेमाल की होगी। ये वाली एक तरह से स्ट्रेट लाइन आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, इंटरपोलेट कर लें और आप इसको कह दें कि ये इक्वल है, ये आपने वैल्यू जो फाइंड करनी है माइनस कोई एक वैल्यू जो आपको पता है। लेट्स सपोज आप 10% पे चले जाएं, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 10। तो इस इक्वेशन में आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि 10 से 20 के दरमियान आपके पास ट्रिमिंग में आप लीनियरली इंटरपोलेट कर रहे हैं उस मीडियन को। ठीक है, तभी आपने जब 15 पे निकालना था तो आपने डायरेक्टली इन दोनों का एवरेज ले लिया था। इसी तरह अगर आप अब 16 पे निकालना चाह रहे हैं तो अब आप इनको लीनियरली इंटरपोलेट करेंगे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू ज़ाहिर है इससे वाहिद वैल्यू है जो कि अननोन है, बाकी दोनों, बाकी ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये ज़ाहिर है वही वाली है, ये आप निकाल सकते हैं, और नीचे तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो वो जो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y1 ओवर, जो स्ट्रेट लाइन फार्मूला होता है ग्रेडियंट इंटरपोलेट करने का, उससे आप कोई भी बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सही हो गया, समझ आ गई? सर ये किस लिए करते हैं इंटरप्रेशन? थोड़ा आवाज काट की थी। इंटरपोलेशन इसलिए कर रहे हैं कि अगर जिस तरह अभी तो हमने 15% ट्रिमिंग करनी थी ना, और वो डायरेक्टली बीच में लाया करी थी 20 और 10 के। अभी आपके एक क्लास वालों ने सवाल पूछा कि अगर 16% ट्रिमिंग करनी होती तो ज़ाहिर है उसके लिए आप डायरेक्टली दोनों को एवरेज तो नहीं कर सकते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसका तरीका ये होगा कि आप उसको लीनियर इंटरपोलेशन की मदद से सॉल्व करें। जिस तरह अगर आप लोगों ने थर्मो 1 में किया होगा, टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ आप निकालते होते थे, तो बीच में किसी वैल्यू को आप ये देखते थे कि जो क्लोजेस्ट दो पॉइंट्स हैं मेरे पास, x1 और y1 है और x2 और y2 हैं, जिन पे मुझे वैल्यूज़ पता हैं, तो इनके बीच में किसी भी पॉइंट के लिए मैं लीनियरली इंटरपोलेट करके वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसलिए हम 16% ट्रिमिंग या 17% ट्रिमिंग के लिए इंटरपोलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि 15% या 16% ट्रिमिंग में अब आपके पास यहाँ पे होल नंबर नहीं आएगा कि आपने वैल्यूज़ को कितना रिमूव करना है, ऊपर से या नीचे से। ठीक है,
ओके सर। जिन साहब ने सवाल पूछा था उन्हें समझ आ गई, कौन थे वो? मैं था सर, मलिक जी, बासित। नो सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। हो गया सर। लेकिन जिसको नहीं हुआ है वो थोड़ा सा इस पर खुद भी टाइम लगाए, रिकॉर्डिंग दोबारा सुन ले, ना समझ आए तो फिर मुझसे ज़रूर पूछ ले, ठीक है? ऑफिस आवर्स में आ जाना, अभी ज़रा आगे चलते हैं, टॉपिक्स बहुत सारे कवर करने हैं, ठीक है? सिंपल लीनियर इंटरपोलेशन आपने करनी है, आप लोग छठे सेमेस्टर के लोगों, पहले बहुत दफ़ा कर चुके हैं, थोड़ा सा इस पर ज़रा दिमाग लगाएं, समझ आ जाएगी, ओके सर। ठीक है? ना समझ आए तो फिर ज़रूर मेरे पास आप ऑफिस आवर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, दोबारा समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। अभी क्लास में क्योंकि आगे टॉपिक्स कवर करने हैं तो आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास ये सिक्स्थ मेजर ऑफ लोकेशन है जिसको आप मोड कहते हैं। और मोड सिंपली ये होता है कि आपका जो डेटा सेट आपके पास है उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू जो कि एग्जैक्ट वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो सबसे ज़्यादा, वो आपका मोड होगा। तो मोड जो है वो आपके पास किसी आउटलायर से इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो उसमें ये नहीं देख रहे कि डेटा का स्प्रेड किस तरह का है, डेटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, जिस तरह आप मीन में देखते हैं या जिस तरह आप मीडियन में वैल्यूज़ को रिमूव करते हैं, ट्रिम करते हैं, वो वाला कोई काम नहीं है इसमें। आपने सिर्फ ये देखना है कि डेटा सेट में से कोई एक ऐसी वैल्यू जो कि बार बार रिपीट हो रही हो सबसे ज़्यादा, वो आपका मोड कहलाएगी। तो अब आपका डेटा अगर आपको दिया जाए, जिस तरह यहाँ पे 3 केसेस हैं, 3 डेटा सेट्स हैं, हो सकता है आपके डेटा में मोड एग्जिस्ट ना करता हो, यानी कि अगर हर वैल्यू बराबर नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हर वैल्यू एक एक दफ़ा आ रही है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि मोड आपका इस डेटा का कोई नहीं है। ऑल्टरनेटिवली अगर आपके पास डेटा सेट ऐसा हो जिसमें आपके पास बार बार एक ही वैल्यू अपीयर हो रही हो और बाकी वैल्यूज़ की निस्बत ज़्यादा हो रही हो, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6.3 जो है वो 2 दफ़ा है, लेकिन 4.9 3 दफ़ा है, तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वो आपका मोड कहलाएगी। तो यहाँ पे आपका मोड 4.9 होगा। और अगर जिस तरह यहाँ पे 2 दफ़ा और यहाँ पे 3 दफ़ा रिपीट हो रही थी एक वैल्यू, तो अगर आपके पास एक ऐसी वैल्यू, मुख्तलिफ कई सारी वैल्यूज़ हों जो कि बराबर रिपीट हो रही हों, जैसे आपके पास यहाँ पे 28 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 43 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास मल्टी मोड डेटा होगा, इसमें आपके पास एक से ज़्यादा मोड होगा। तो इस डेटा के मोड्स आप कहेंगे कि 2 हैं। जो हमने पहले एक हिस्टोग्राम में बात की थी कि एक आपके पास यूनी मोडल डेटा होता है, एक आपके पास बाय मोडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो यहाँ पे अब आपके पास 2 मोड्स अलहदा अलहदा आ रहे हैं जो कि सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? बहुत सिंपल चीज़ है, उम्मीद है सबको ये वाली बात समझ आ गई होगी। यस। ठीक हो गया। तो ये आपके पास 6 मेजर्स ऑफ लोकेशन थे, मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स, जिसके साथ हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स देखा। उसके बाद परसेंटाइल्स। सर ये अगर जी, सर अगर इसमें 43 3 टाइम्स आए तो फिर इसका मोड 43 होगा या 28 भी होगा, दोनों होंगे? अगर 43 3 दफ़ा है, सपोज ये 41 की बजाय 43 होता, तो फिर मोड आपका सिर्फ 43 होता। जिस तरह ऊपर वाले सेकंड केस में 6.3 2 दफ़ा आया, 4.9 3 दफ़ा आया, तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है फिर सिर्फ वही मोड होगा। अगर बराबर रिपीट हो रहे हैं तो फिर मल्टीपल मोड्स हो जाते हैं, ठीक है? तो हमने 6 मेजर्स ऑफ लोकेशन देखे हैं, मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स, उसके बाद परसेंटाइल्स, ट्रिम्ड मीन जो कि मीडियन और मोड के दरमियान की एक चीज़ होती है, और फिर मीडियन और मीन के दरमियान की चीज़ होती है, और आखिर में हमने छठा मोड देखा है। तो ये 6 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनकी मदद से आप डेटा का सेंट्रल लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब हमने अगर डेटा का सेंट्रल लोकेशन आइडेंटिफाई कर भी दिया, उसके बाद हम डेटा का स्प्रेड किस तरह से बताएंगे? जिस तरह हमने हिस्टोग्राम्स में देखा था कि एक जगह आपके पास हिस्टोग्राम जो थी वो बार बड़ी आ रही थी, उसके बाद आपके पास इस तरह से छोटी छोटी बार्स थी जिनकी हाइट्स हो सकता है डिफरेंट हो। अब आप इस स्प्रेड को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि आपके मीन की निस्बत अब बाकी डेटा जो है वो किस तरह से अरेंज्ड है, या आपके मीडियन तो आपको पता चल गया,
लेकिन बाकी डेटा के बारे में अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इस्तेमाल करते हैं मेजर्स ऑफ लोकेशन के साथ। तो मेजर ऑफ लोकेशन आपको ये बताएगा कि डेटा सेंटर्ड कहाँ पे है, डेटा की सेंट्रल लोकेशन क्या है, और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी आपको ये बताएंगे कि डेटा, बाकी डेटा जो मीन या मीडियन या मोड जो भी आपने मेजर ऑफ लोकेशन सेलेक्ट किया उसके हिसाब से बाकी डेटा का स्प्रेड किस तरह का है। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जिसको हम अभी तक बात करते आए हैं वो आपकी रेंज होती है। बिल्कुल सबसे बेसिक मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी रेंज है, जो कि देखती है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के दरमियान कितना गैप है। ठीक है, तो अगर आपको पता हो कि मेरा मीन लेट सपोज किसी डेटा सेट का 10 है और इसकी रेंज जो है वो लेट सपोज 20 है, तो मैं ये कह सकता हूँ एक अंदाज़ा लगा के कि मेरा डेटा जो है वो यानी कि 10 पे सेंटर्ड है, और इसका मतलब ये है कि अब वहाँ पे हो सकता है वो मिनिमम उसकी वैल्यू जो हो वो 5 हो और ऊपर वो 25 तक जा रहा हो। ठीक है, इस तरह का मेरे पास डेटा हो सकता है। या अब मसला रेंज का ये है कि आपको वो ये नहीं बता रहा कि डेटा कॉन्सेंट्रेशन किस तरह की है। मसलन हो सकता है एक वैल्यू 5 पे हो, दो वैल्यूज 25 पे हो, बीच में आपके पास कई सारी वैल्यूज यहाँ पे हों, और उसके नतीजे में आपका जो मीन आ रहा है वो 10 आ रहा है। लेकिन रेंज सिंपली ये देख रही है कि अच्छा एक भी वैल्यू यहाँ मिनिमम जो आ रही है वो क्या है, और एक वैल्यू अगर यहाँ पे आ रही है तो वो क्या। मसलन अगर यहाँ पे एक और वैल्यू आ जाए 35 पे, तो रेंज सिंपली चेंज होके 30 बन जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे इस अंदर के डेटा के बारे में कोई पिक्चर नहीं मिल रही कि वो कॉन्सेंट्रेशन किस तरह की है। तो रेंज का ये मसला होता है कि एक बिल्कुल ही बेसिक किस्म की रिप्रेजेंटेशन ये, तो आपको ये डेटा आउटलायर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, और आपको ये डेटा पीक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, सिर्फ ये बता रही है कि मिनिमम और मैक्सिमम जो है डेटा उनके दरमियान डिफरेंस कितना है। ठीक है, मसलन अगर मैं ये पिक्चर आपकी बुक में से दिखाऊं आपको, तो इन दोनों डेटा सेट्स का जो मीन है वो भी सेम है, लेकिन इनका रेंज जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे तीन केसेस हैं। मीन इन तीनों डेटा सेट्स का सेम है। ठीक है, ये तीन डेटा सेट्स हैं आपके पास, मीन्स तीनों का सेम है। तो मेजर ऑफ लोकेशन जिससे आप एक चीज से जिससे डेटा आइडेंटिफाई कर रहे थे वो तीनों में सेम आ रहा है फिलहाल। इसके बाद अब आप मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी देख रहे हैं अगर रेंज की मदद से, तो आप ये देखें कि पहले डेटा सेट का रेंज और दूसरे डेटा सेट की रेंज बिल्कुल सेम होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी जो वेरिएबिलिटी है वो सेम नहीं है। ये आपको देखने से पता चल रहा है कि एक में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे है, और पहले जो डेटा सेट है उसके अंदर ज़्यादा इवन स्प्रेड है। लेकिन क्योंकि सेकंड डेटा सेट की भी मिनिमम वैल्यू वहीं पे है और मैक्सिमम वैल्यू वहीं पे है, तो रेंज भी सेम आएगी। ठीक है, और आपका जो तीसरा डेटा सेट है उसमें रेंज भी डिफरेंट है, और आपके पास मेजर ऑफ लोकेशन जो है वो सेम है। तो इसलिए रेंज एक बहुत ज़्यादा क्रूड पैरामीटर होता है जिसके ऊपर आप रिलाय इतना नहीं करना चाहते। सही है, यहाँ तक समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन? जोहेर, आप क्लास के सीआर हैं, आपकी क्लास में ड्यूटी है कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो बाकी जवाब देना दें, आपने उनके बिहाफ पे यस सर नो सर कहना है। ओके सर। ठीक हो गया? जी सर। सही है। अच्छा जी, अब रेंज हमने देखा कि बहुत ही एक बेसिक पैरामीटर है, तो अब आप जी अब अगर आप डेटा की वेरिएबिलिटी या वेरिएशन के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, तो अब आप एक मुख्तलिफ पैरामीटर डिवाइस करेंगे जिसकी मदद से आप इसको कुछ कह सकें इस डेटा की स्प्रेड के बारे में। तो एक तरीका ये देखा गया था कि अगर आप मीन को एज मेजर ऑफ लोकेशन इस्तेमाल करें और उसके बाद आप हर इंडिविजुअल डेटा पॉइंट का उस मीन से डेविएशन बताएं, मतलब ये वाला सेकंड पॉइंट की डिफरेंस इतना है, इस पॉइंट का क्या डेविएशन है। ठीक है, तो ये आपको बता सकता है कि हर पॉइंट जो है अब उस मेजर ऑफ लोकेशन से कितना दूर है। मसलन डेविएशन फ्रॉम द डेविएशन ऑफ द मीन नहीं, डेविएशन फ्रॉम द मीन।
ठीक है, तो ये बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि हर इंडिविजुअल जो आपका डेटा पॉइंट है वो मीन से कितना दूर है, यानी कि आप ये देख रहे हैं x1 का डिफरेंस कितना है पहले पॉइंट का, कितनी दूर है मीन से। इसी तरह आप यहाँ पे अगर आपके पास 10 पॉइंट हैं तो हर पॉइंट का आप देख रहे हैं कि कितना फ़र्क है मीन से। लेकिन अब जाहिर है अगर आपके पास 10 पॉइंट्स हैं आप 10 दफ़ा ये निकालेंगे, 100 पॉइंट्स हैं तो 100 दफ़ा निकालेंगे। ये अब आपके पास फिर से वही बात है कि वही डेटा उसी तरह से आपके सामने आ जाएगा एक डिफरेंट फॉर्म में, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस डेटा की, विजुअलाइजेशन, वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगी। तो एक कंसिडरेशन ये हो सकती है फिर कि आप सारे के सारे जो डेविएशंस आए हैं उनको सम कर दें। ठीक है, यानी कि अब आप इन सारों को ऐड करें कि x1 कितना दूर था मीन से, उसको मैंने ऐड कर दिया, दूसरा कितना दूर था, और अगर डेटा मेरे पास डेटा में वेरिएशन कम है, जैसे आपके पास सेकंड डेटा सेट है यहाँ पे, ये मीन से क्लोज है, तो आइडिया ये होगा कि आपके पास इन सारों का सम जो है वो छोटा आएगा कंपेयर टू एक वाइडर डेटा के। लेकिन इससे मसला ये होता है कि आपके पास क्योंकि मीन असल में खुद उन सारे डेटा के सम का एक तरह से मेजर होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो उसका नतीजा ये होता है कि इस तरह से सम करने से आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। सही हो गया, क्योंकि जब आप सम ऑफ डेविएशंस इस तरह से ले रहे हैं यानी ये चीज़ हमेशा 0 आएगी। अगर आप मैं इसी लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपैंड करूं तो असल में इसका मतलब ये है कि मैं ये दो क्वांटिटीज आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक हो गया, और जब मैं x यानी मीन को n टाइम्स सम कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि सिंपली मैं यहाँ पे ये वाला पैरामीटर जो है वो माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। हर दफ़ा हर वैल्यू से, हर इंडिविजुअल वैल्यू से मैं वो मीन की वैल्यू उसमें से रिमूव कर रहा हूँ, और जो मीन खुद था वो असल में सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज था। तो आपके पास ये बेसिकली आ जाता है कि मैं वैल्यूज को सम कर रहा हूँ और फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसको उसी सम में से। ठीक है, तो ये n n आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास दोबारा से वही चीज़ आ जाएगी। इसलिए ये हमेशा जब भी आप डायरेक्टली डेविएशन फ्रॉम द मीन्स को इस तरह से ऐड करेंगे तो वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो 0 हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जाहिर है अगर मैं पॉइंट लूँ ये पॉइंट, तो ये ज़ाहिर है एक नेगेटिव स्पेसिंग पर है, इसकी नेगेटिव पोजीशन, नेगेटिव डेविएशन है मीन से। और मीन क्योंकि उन सब का अरिथमेटिक एवरेज है तो उसके आगे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि पॉजिटिव डेविएशन में होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। या अगर यहाँ पे डेटा स्प्रेड इवनली नहीं है तो हो सकता है यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा हो जो नेगेटिव डेविएशन में हो, दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी मुख्तलिफ डेविएशन हैं, वो एवरेज होके वही पॉजिटिव डेविएशन बन जाती है, वो हमेशा कैंसिल आउट होंगे। तो हमेशा इस तरह से डेविएशंस को ऐड करने से आपके पास सम ऑफ द डेविएशन 0 ही आएगा। तो ये आपके पास जाहिर है कोई भी इंफॉर्मेटिव पैरामीटर नहीं है। सही हो गया, ये बात क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी सर क्लियर है। ठीक है, तो इसको एड्रेस करने के लिए आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप इन्हीं जो डेविएशंस हैं, यानी कि ये जैसे xi माइनस एक्स था, x बार है, ये जैसे x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, इन सब की आप एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कहीं से निकाल के ऐड करें। तो आपको पता है कि जब आप किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो वो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका एक फिर सोल्यूशन ये निकाला गया कि आप हर पैरामीटर का पहले मीन से डेविएशन निकालें और उसके बाद उस डेविएशन को स्क्वायर करके फिर सब में ऐड करें, जिसका नतीजा ये होगा कि अगर आपका मीन यहाँ पे है, एक वैल्यू नीचे उतनी ही एक ऊपर वैल्यू है, तो ये वाला जो डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में पहले कैंसिल हो रहे थे डेविएशंस, अब ये नेगेटिव डेविएशन एक पॉजिटिव स्क्वायर की फॉर्म में आपके पास आएगी जो कि इसके साथ ऐड हो जाएगी। तो वो आपके पास असल में मैग्नीट्यूड्स को पॉजिटिव, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स कंसिडर करने के लिए और उसकी एक तरह से एग्लोमरेशन करने के लिए, ताकि आप सारे पॉइंट्स का एक कोई नेट रिजल्ट निकाल सकें, उसके लिए ज़ाहिर आपको ऐड करना है। तो वो ऐड को फीजिबल बनाने के लिए अब आप इन सब को पहले स्क्वायर करेंगे और फिर सम करेंगे। तो जो भी आपके एडवांस्ड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होते हैं वो डिपेंडेंट इसी पे होते हैं कि डेविएशन फ्रॉम द मीन क्या थी, लेकिन उस डेविएशन को आप स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो जो बड़े कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं मेजर्स वो हैं आपके पास वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन।
जिनके नाम आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे, उम्मीद है। ठीक है, वेरिएंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं एस स्क्वायर से, और स्टैंडर्ड डेविएशन एस होता है। तो बेसिकली वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप निकालते हैं, जैसे मैंने कहा, वो डिपेंडेंट होती है इसी डेविएशन फ्रॉम द मीन पर। तो आपका न्यूमरेटर के अंदर यही टर्म आ जाती है जो कि हमने यहाँ पे लिखी, जिसकी हमने लॉजिक अभी बनाई, कि आप हर वैल्यू को मीन से उसका डेविएशन देखेंगे और फिर सबको ऐड करेंगे, पहले उनका स्क्वायर लेके, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वैल्यूज -1 से। अब ये -1 करने की एक खास वजह है कि आप सिंपली इसको नंबर ऑफ वैल्यूज से इसलिए नहीं डिवाइड कर रहे कि यहाँ पे आप सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन देख रहे हैं। तो ये जो एस है आपके पास, ये असल में आपके पास सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है। और हमने पहले बात की थी कि सैंपल और पॉपुलेशन में थोड़ा सा फर्क होता है। तो जो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। अब फर्क ये है, जब आप पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, फॉर्मूला आपके पास सेम होता है, लेकिन उसमें आप पॉपुलेशन का मीन इस्तेमाल करते हैं, जिसको आपको याद होगा हम म्यू से रिप्रेजेंट करते थे। और उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज आप उतनी ही लेते हैं जितनी पॉपुलेशन में हैं। यहाँ पे ये n-1 करने की वजह ये है कि आपके सैंपल के अंदर वैल्यूज जाहिर है पॉपुलेशन से कम होती हैं, और ये समझा जाता है कि आपके जो अंदर जो सैंपल की वैल्यूज होती हैं आपके पास, वो मीन से ज़्यादा करीब लाया करती हैं, क्योंकि वो उनके नंबर कम है। तो आउटलायर्स जो होते हैं वो हो सकता है पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग करते हुए रिमूव हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास सपोज मैं लैपटॉप्स की पॉपुलेशन की बात करूं, उसमें कोई फॉल्टी लैपटॉप्स हैं, जब आप सैम्पलिंग करेंगे तो क्योंकि वो पॉपुलेशन में से फॉल्टी लैपटॉप्स जो हैं वो बहुत छोटी तादाद में होते हैं, तो जब आप सैम्पलिंग करेंगे तो सैंपल लेते हुए ये चांस होता है कि वो जो फॉल्टी लैपटॉप्स हैं, यानी जो आउटलायर्स हैं, उनकी तादाद सैंपल के अंदर रिलेटिवली कम आए। तो उस चीज़ को अकाउंट फॉर करने के लिए, उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए, जब आप सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसको आप थोड़ा सा आर्टिफिशियली इंक्रीज करते हैं। यानी अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे n होता है n-1 की जगह, तो ज़ाहिर है यही फ्रैक्शन आपके पास एक छोटी वैल्यू में आती, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो आप आर्टिफिशियली डिनोमिनेटर को सैंपल के लिए थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं ताकि स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आए। तो वो आप बेसिकली सैम्पलिंग के अंदर जो आप आउटलायर्स मिस कर रहे हैं उसके लिए आप कॉम्पनसेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यस सर। सही है। तो अब जो सैंपल के लिए, अब जाहिर है हमारा ज़्यादातर काम जो होगा वो सैंपल से रिलेट करेगा, तो हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालते हुए वो यही वाला सैंपल वाला करेंगे। पॉपुलेशन वाला भी आपको पता होना चाहिए, और ये भी कि इसमें फ़र्क क्यों है, जो कि मैंने अभी बताया। लेकिन आमतौर पे जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो वो सैंपल बेस्ड ही होंगी। तो सैंपल के लिए आपको ये पर्टिकुलर फार्मूला निकालना होगा, और यही जो मैंने बात आपको की आपकी बुक में भी एक्सप्लेन हुई हुई। अगर किसी को यहाँ ना समझ आए, बुक से वो पढ़े, उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जो वेरिएंस होती है, अच्छा एक और चीज़, सॉरी ये मैं मिस कर गया हूँ, कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हुए इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट होगा दोनों केसेस में। ठीक है, जो वेरिएंस है वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। तो वेरिएंस जो मैंने पहले लिखा हुआ था, असल में वो वेरिएंस की एक्सप्रेशन थी कि आपके पास सैंपल की जो वेरिएंस होगी वो डायरेक्टली इस तरह से आ जाएगी, और जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो वो वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा। आपने नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं लेना, सिर्फ आप पॉजिटिव उसका रूट कंसिडर करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिंपली इसके ऊपर, इसमें यहाँ पे रहेगा। ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसके अंदर एक ये स्क्वायर रूट वाली टर्म आएगी, जो आपके पास सिर्फ फ्रैक्शन है, वो वेरिएंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है, वो मैं मिस कर गया था उस वक्त। अच्छा, अब बात मैं ये कर रहा था कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दो अलहदा पैरामीटर्स क्यों हैं, यानी कि फ़र्क इनमें जब सिर्फ ये है कि वेरिएंस में आपके पास फ्रैक्शन है, और मतलब कि जो भी एक्सप्रेशन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर रूट है, तो हम इनको दो पैरामीटर्स अलहदा अलहदा क्यों कंसिडर कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि स्क्वायर करने की आपको तो मैंने रीज़न अभी बता दी कि आप डायरेक्टली स्क्वायर किए बगैर ऐड करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा, डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो आपको स्क्वायर तो करना ही है, तो वो आप वेरिएंस की एक्सप्रेशन में पहुंच गए।
इसके बाद इसका स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए? उसकी वजह यह है कि लेट सपोज आपके पास जो वेरिएबल था, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल की थी कि उसमें आप हाउस प्राइसेस की बात कर रहे थे, तो वेरिएबल जो एक्स था उसके यूनिट्स असल में डॉलर थे, या सपोज आप किसी भी चीज़ की हाइट मेजर कर रहे हैं तो उसके यूनिट्स हो सकते हैं सेंटीमीटर्स हो। जब आप जाहिर है उसकी डेविएशन जो आपका उसका मीन निकालेंगे उसके भी यूनिट्स एक्सिस के यानी इंडिविजुअल यूनिट्स के बराबर होंगे, इंडिविजुअल मेजरमेंट क्वांटिटीज़ के यूनिट के बराबर होंगे, क्योंकि आपने सिर्फ उनको ऐड किया, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया। तो एक्स बार के भी यूनिट्स यानी मीन के यूनिट्स भी सेम हुए। अब जब आप वेरिएंस में आए तो आपने उस डिफरेंस को x माइनस एक्स बार को स्क्वायर कर दिया। तो जो वेरिएंस के यूनिट्स हैं ये असल में xi के यूनिट्स का स्क्वायर हुए हैं। तो अगर आप पॉपुलेशन के अपने सैंपल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि इसकी वेरिएशन किस तरह की है, तो आप प्रेफर ये करेंगे कि वेरिएशन भी उसी यूनिट में हो, उसी स्केल पर हो जिस पे आपकी ओरिजिनल क्वांटिटीज़ हैं। इसलिए आप इसको वापस स्क्वायर रूट इसका लेते हैं ताकि जो यूनिट्स हैं वो कंसिस्टेंट हो जाएं। ठीक है, तो अगर मैं लेट्स सपोज वो मनी वाली एग्जांपल ले रहा था, उसका जब मैं वेरिएंस निकालूंगा जिसको आप एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके यूनिट्स डॉलर स्क्वायर होंगे जिसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। या अगर मैं हाइट्स वाली एग्जांपल ले रहा हूँ तो आपके एक्सेस जो थे, मतलब एक्स वैल्यूज यूनिट्स मेजरमेंट्स जो थी वो आपके सेंटीमीटर्स में थी, और आपकी जो वेरिएंस थी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में थी जो कि एरिया का यूनिट है, और वो जाहिर है उन लेंथ्स को उस तरह से वेरिएशन उनकी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे एस जिससे आप रिप्रेजेंट करें सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो वो वापस आपके पास उसी यूनिट्स में आ जाएंगे जिसमें आपकी इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ थी। अब आप अपने डेटा को किसी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास डेटा का सेंट्रल लोकेशन ये है जो कि मैं मेजर ऑफ लोकेशन से निकाल रहा हूँ, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। ठीक है, तो अब उसकी कोई मीनिंग होगा कि मेरे पास लेट्स सपोज एक घर ऑन एवरेज जो है वो 450 मिलियन डॉलर का बिक रहा है, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है लेट्स सपोज $100 मिलियन। तो अब उसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है कि अच्छा हाँ, अब मैं समझ सकता हूँ कि मेरे ऑन एवरेज जो है वो 450 पे घर बिकते हैं, लेकिन उसमें प्लस माइनस लेट्स सपोज 100 का फैक्टर है। ये हम आगे देखेंगे कि वो 6 टाइम्स होता है। जो भी है उस यूनिट की, अब उस क्वांटिटी की अब कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। जबकि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मेरी वेरिएंस है डॉलर स्क्वायर 100,000 नहीं 100 या 10,000, तो उसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सिर्फ ये वजह होती है कि आप वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करते हैं। सही है? जी समझ आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ सर। यस या नो? कौन थे आखिरी? चलिए, अगर क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे उम्मीद है कि रही सही कंफ्यूजन्स भी क्लियर हो जाएंगी। ये आपकी बुक की एग्जांपल 1.17 है जिसमें वो गाड़ियों की माइलेज की बात कर रहा है। उसने गाड़ियों की मुख्तलिफ कार्स की माइलेज को मेजर किया है या लोगों ने रिपोर्ट किया है जिसको नोट किया गया है। तो ये बेसिकली आपके पास हर गाड़ी की माइलेज बताई गई है माइल्स पर गैलन में। ठीक है, जिस तरह हमारे पास लीटर्स पर या किलोमीटर्स पर लीटर होता है, उसी तरह एक यूनिट है माइल्स पर गैलन। एक गाड़ी 1 गैलन फ्यूल पे कितने माइल्स ट्रैवल कर सकी। तो ये हर गाड़ी के लिए बताया गया है कि उसकी माइलेज क्या है। अब आपसे ये कहा जाए कि आप कुछ बताएं कि ऑन एवरेज हर गाड़ी कितना ट्रैवल कर सकती है 1 गैलन फ्यूल पे, और दूसरी बात ये कि अब बाकी गाड़ियां उससे कितना डिफर करती हैं। तो बेसिकली आप ये चाहेंगे कि आप कोई मेजर ऑफ लोकेशन और कोई मेजर ऑफ वेरिएबिलिटीज़ की मदद से इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। ठीक है, क्योंकि आपने वेरिएबिलिटी देखनी है तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये हुआ कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड करनी है। और स्टैंडर्ड डेविएशन हम देख चुके हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में आपके पास इनहेरेंटली एक मीन का फैक्टर मौजूद होता है। ठीक है, कि आपने मीन निकालना है उसका, उसके बाद ही स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले फिर इसका मतलब ये हुआ आपने इस डेटा सेट का मीन फाइंड करना है, और मीन आपको पता है कि सिंपली आपके पास
सम ऑफ ईच इंडिविजुअल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बेसिकली आपके सामने बनी हुई है, तो आप इन सारी वैल्यूज़ को सम करके लिख लेंगे कि ये वैल्यूज़ का सम क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है। और ये आपके पास 365.9 आ जाता है। और आपको पता है कि आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपके सामने यहाँ पे एक तरह से काउंट ही हुआ हुआ है, ये 11 है। तो आपके पास मीन जो डेटा का आ रहा है वो सिंपली 365.9 डिवाइडेड बाय 11 यानी कि 33.26 माइल्स पर गैलन ऑन एवरेज जो है एक गाड़ी ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ये बात क्लियर है। इसके बाद अब आपने इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए यार ये कोई बताया करे ना, अगर कुछ मिस करता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर रह गया था। सारे सो रहे हैं? नो सर। यस सर। यस सर। नो सर। जो सो रहे हैं फिर वो अपनी खैर खुद मनाएं कि अगर नहीं कुछ समझ आई या कुछ रह गया तो फिर मुश्किल आप ही को होगी। सवाल पूछा करो यार। नो सर, असल में सुबह से लैब्स हो रही हैं सर, इसलिए थोड़े से थके हुए। सर सुबह 8 बजे क्लास ले रहे हैं हम सर। अच्छा, थक गए हैं सर। चलें बस अब थोड़ी सी हिम्मत करें। अब तो 10 मिनट रह गए इस क्लास के। सर इसके बाद एक और भी है। इसके बाद भी एक क्लास। चलें, जवान लोग हैं यार, क्या हो गया। अच्छा जी, अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है इस डेटा सेट की। तो अब आपको सबसे पहले हर डेटा पॉइंट का डेविएशन फ्रॉम द मीन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप सिर्फ उसका ये डेविएशन निकालेंगे हर डेटा पॉइंट का, ठीक है। तो आप सिंपली जैसे ये पहला डेटा पॉइंट है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो आपने अभी मीन निकाला है इसमें से। तो ये आपके पास वैल्यूज़, ठीक है। 227.3 माइनस आपने कर दिया 33.26, तो पहली की डेविएशन फ्रॉम द मीन आपके पास आ गई। इसी तरह अगले की, और फिर आप सारों की कैलकुलेट करते जाएंगे। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में सॉल्व हुई हुई है, तो मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे अभी नहीं लिख रहा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ज़ाहिर है आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप कोशिश करेंगे कि अपने सामने आप सारी वैल्यूज़ लिस्ट करते जाएं ताकि कैलकुलेट करते हुए आपसे गलती के चांसेस कम से कम हो, ठीक है। जब आप इसको बुक में एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी आप देख लीजिएगा, बेशक खुद सॉल्व करें। जब आप इनका सम लेंगे, ठीक है, इन डेविएशन फ्रॉम द मीन का, तो ये आपके पास आता है आई बिलीव 0.04, ठीक है। अब हमने ये बात की थी कि जब आप इस तरह से डेविएशन फ्रॉम द मीन ऐड करेंगे तो वो आपके पास एग्जैक्टली ज़ीरो आता है। अब यहाँ पे ये एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं आ रहा क्योंकि आपने यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की है, ठीक है। आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ लेके चलें तो आपके पास वो एग्जैक्टली ज़ीरो आ जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ की निस्बतन अगर ये आपके पास डेविएशन आ रही है तो ये बहुत ही निग्लेजिबल है। इसके बाद आप इस हर वैल्यू को उठा के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। हर डेविएशन को आप स्क्वायर करेंगे तो जाहिर है आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं ये नेगेटिव वाली भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जैसे पहली वैल्यू को आप स्क्वायर करें, ठीक है। इस नोटेशन की उम्मीद है सबको समझ होगी क्योंकि आप लोग बहुत अरसे से मैथ्स पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है बेसिकली कि मैं x1 माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, प्लस x2 माइनस एक्स बार स्क्वायर, प्लस इसी तरह x3 माइनस एक्स बार स्क्वायर से लेके जितने भी आपके पास हैं xn तक लेके आप इनको सम करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली ये आपकी नोटेशन का ये मतलब है। तो यहाँ पे आपने पहले तो उनका डिफरेंस कैलकुलेट किया, एवेल्युएट किया जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है, उसके बाद आपने उस सारे को स्क्वायर कर दिया। तो आपके पास अब हर इंडिविजुअल पॉइंट जो है वो आता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह आप वैल्यूज निकालते जाएंगे। आखिर में जब आपका ये कॉलम फिल हो जाएगा तो आप नीचे फिर इस न्यूमरेटर की एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकते हैं कि मेरे पास इन सारी कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास ये न्यूमरेटर की एक्सप्रेशन आ जाए, न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास अब 314.11 आती है। तो जाहिर है कि पहले वो ज़ीरो हो रही थी, अब वो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ भी पॉजिटिव होती जा रही, मैग्नीट्यूड्स बनते जा रहे हैं। तो वो अब मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी न्यूमरेटर की। डिनोमिनेटर में आपने सिंपली नंबर ऑफ वैल्यूज़ को में से 1 माइनस करना है, तो आपके पास 11 माइनस 1 आ जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर ली आपने कि आपके पास 314.110 डिवाइडेड बाय
11 माइनस 1 यानी कि 10। तो अगर आप वेरिएंस की बात करें तो वो आपके पास ज़ाहिर इसमें स्क्वायर रूट नहीं होगा, वेरिएंस आपके पास 31.41 आ रही है, और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट के साथ आपने सिर्फ पॉजिटिव रूट लेना है, तो डेविएशन की वैल्यू ये आ रही। अब आप देखें कि यहाँ पे जो यूनिट होगा ये माइल्स पर गैलन, माइल स्क्वायर पर गैलन स्क्वायर होगा, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप ये बताना चाह रहे थे कि जो आपकी गाड़ी की माइलेज थी वो किस तरह से वेरी कर रही थी, इसलिए अब जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन में जाएंगे जिसकी यूनिट सेम है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि मेरा मीन जो आया था वो मेरे पास ऑन एवरेज एक गाड़ी जो थी वो इतने माइल्स पर गैलन चलती है, और उसके हिसाब से कुछ गाड़ियां जो हैं वो लेट सपोज मैं कह सकता हूँ, अभी हम एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन देखेंगे किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन रफली आप ये कह सकते हैं जैसे कि मेरे पास मैक्सिमम लेट सपोज 33.26 प्लस 5.60 या मिनिमम जो है वो माइनस 5.60 वाली गाड़ियां चलती हैं। ठीक है, तो अब आपके पास डेटा को डिफाइन करने का एक तरीका आ गया कि डेटा का सेंटर कहाँ पे है और डेटा के मिनिमम मैक्सिमम कहाँ पे है। अब ये रेंज नहीं है, याद रखिएगा, ये असल में रेंज नहीं बता रहे, ये भी मैंने सिर्फ एक क्रूड एग्जांपल दी है, ये हम आगे देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जैक्टली क्या होती है। असल में जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो ये आपका मीन होता है, और इस तरह से वही बात है आपकी नॉर्मल अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस तरह से होती है, पहली स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ तक आती है, इसी तरह कुछ कम वैल्यूज होंगी जो कि 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन पे होंगी, इसी तरह यहाँ पे x माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन उम्मीद है इसकी सिग्निफिकेंस और इसको निकालने का तरीका सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। सर क्वेश्चन नहीं है, बस नोट करने दें सर। जी नोट कर लीजिए बिल्कुल आराम से। जी किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, कौन है ये? अली अरशद कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा जी, आखिरी चीज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में हम अभी तक कई दफ़ा बात करते आए हैं स्क्यूनेस की, कि हमारा डेटा जो है वो स्क्यूड है या सिमेट्रिक है। अगर मैं कहता हूँ डेटा सिमेट्रिक नहीं है तो मैं कहता हूँ कि डेटा स्क्यूड है। ये हम कई दफ़ा बात कर चुके कि डेटा मेरा पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, या आप लोगों को टर्म से आप वाकिफ होंगे। अब हम इसको फॉर्मली डिफाइन करेंगे कि कब हम डेटा को स्क्यूड कहेंगे और डेटा की स्क्यूनेस को हम इवैल्यूएट किस तरह से करेंगे। तो अब ये आपके पास 3 केसेस हैं जो मैं पहले भी शो करता आया हूँ। ये आपके पास पहला सिमेट्रिक केस है, और इसमें आपके पास मीन, मीडियन और जो मोड हैं वो तीनों एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। जो आपके पास सेकंड केस है ये नेगेटिवली स्क्यूड कहलाएगा, जिसमें आपके पास सबसे आगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे मोड है, यानी कि यहाँ पे जो सबसे फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू है वो एक हायर वैल्यू है, और आपके पास एक टेल आ रही है यहाँ पे लो मैग्नीट्यूड वैल्यूज की। ठीक है, तो उस टेल की वजह से वो जो मीडियन है वो मोड से नीचे शिफ्ट होता है, और मीन जो है वो सबसे कम आता है। तो मीन आपके पास जब मीडियन से कम होगा तो डेटा आपका नेगेटिवली स्क्यूड कहलाएगा, और इसका मतलब ये होगा कि ज़्यादातर डेटा हाई वैल्यूज़ में है, लेकिन कोई एक दो छोटी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि बहुत छोटी हैं और उस डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को ख़राब कर रही हैं। और जो आपके पास थर्ड केस है ये पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा का है, और इसके अंदर हमेशा आपका मीन जो होता है वो मीडियन से ज़्यादा होता है, क्योंकि अब आपके पास टेल हायर मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ पे आती है। तो आपकी ज़्यादातर वैल्यूज़ छोटी होती हैं और कोई एक या दो या तीन वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन को ऑपोजिट साइड की तरफ खींचती हैं, ऑपोजिट तरफ से ख़राब करती हैं। ठीक है, अब आपके पास दो मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस होते हैं, पियर्सन कोफिशिएंट 1, ठीक है, जिस बंदे ने प्रपोज किए थे उसके नाम पे
पियर्सन कोफिशिएंट 1 और इसी तरह पियर्सन कोफिशिएंट 2। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एस के स्क्यूनेस के लिए SK1 और SK2। इनमें फ़र्क सिर्फ ये है कि जो आपका पहला कोफिशिएंट है वो मीन को कंपेयर करता है मोड से, ठीक है। तो आप सिंपली डेटा का मीन निकालते हैं, डेटा का मोड निकालते हैं और उनका डिफरेंस देखते हैं और डिवाइड करते हैं आप स्टैंडर्ड डेविएशन से डेटा के। और जो पियर्सन कोफिशिएंट 2 है उसमें आप बेसिकली मीन को कंपेयर कर रहे हैं अपने मीडियन से और उसी तरह नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फ़र्क ये है कि आप असल में न्यूमरेटर क्या एवेल्यूएट कर रहे हैं। न्यूमरेटर ये एवेल्यूएट कर रहा है कि अब हमने देखा जब स्क्यूड डेटा है तो मीन, मीडियन और मोड आपस में एक जगह पे लाई नहीं कर रहे। तो न्यूमरेटर ये एवेल्यूएट कर रहा है कि बेसिकली ये जो गैप आ रहा है आपके पास दो क्वांटिटीज़ में स्क्यूनेस की वजह से, ये कितना आ रहा है। और अगर आप पहला कोफिशिएंट इस्तेमाल करते हैं तो वो मीन को कंपेयर कर रहा है मोड से। आप देख सकते हैं कि मीन और मोड के दरमियान हमेशा गैप सबसे ज़्यादा होगा और जो मीडियन की लोकेशन होगी वो उनके दरमियान कहीं पे होगी। तो इसलिए जब आप पहला कोफिशिएंट इस्तेमाल करते हैं उसमें डायरेक्टली मीन का मोड से कंपैरिजन हो जाता है। और सेकंड स्क्यूनेस कोफिशिएंट में क्योंकि आपके मीडियन जो है वो कहीं बीच में होगा और मीन दूर है और मोड दूसरे साइड पे है, तो यहाँ पे आप इसको, इस डिफरेंस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जो पहले आप सिंपली x बार माइनस मोड ले रहे थे, तो सेकंड कोफिशिएंट के लिए आप इसको 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन करते हैं, ठीक है। और नीचे आप स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेजर है कि डेटा का स्प्रेड किस तरह का है। सही हो गया। इस्तेमाल आप कौन सा करेंगे वो इस पे डिपेंड करता है कि डेटा का मोड किस तरह का है। अगर डेटा के मोड, हमने पहले बात की कि अगर डेटा का मोड आप इस तरह निकालें और मोड आपके पास कोई बड़ा क्लियर है, जिस तरह ये डेटा था, इसमें आपके पास सेकंड केस में एक क्लियर मोड है जो कि 3 वैल्यूज पे बेस कर रहा है, तब आप पहला स्क्यूनेस कोफिशिएंट जो कि मोड इस्तेमाल कर रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके डेटा का मोड ना हो या आपके डेटा का मोड रिपीटेड हो या आपके पास डेटा का एक मोड हो लेकिन आपके पास डेटा काफ़ी बड़ा है, एक सपोज मोड है वो 50 क्वांटिटीज से मोड बना, एक और उससे कम था जो कि 48 पे रह गया लेकिन वो मोड नहीं बना, फिर भी आप प्रेफर करेंगे कि फिर आप मोड वाली डेफिनेशन यूज़ ना करें। उसके लिए फिर आपके पास ऑल्टरनेट सेकंड कोफिशिएंट है क्योंकि डेटा का मीडियन हमेशा कोई क्लियर कट होगा, फिर आप सेकंड कोफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे जिसमें मोड इस्तेमाल नहीं होता कैलकुलेशन में। और जो आपके पास इस कैलकुलेशन में साइन आएगा स्क्यूनेस कोफिशिएंट का, वो बताएगा कि डेटा आपका पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, क्योंकि आप देख सकते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डेटा में हमने कहा हमेशा मीन जो है वो मीडियन से कम होगा। तो आप ये वाली जब डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर आपका नेगेटिव आएगा, या इसी तरह मोड से दोनों चीज़ें कम होंगी, या यहाँ पे अब आपके पास मोड सबसे छोटा होगा। तो पॉजिटिवली स्क्यूड में जाएंगे तो ये वाली इस्तेमाल करें डेफिनेशन या ये वाली करें, न्यूमरेटर खुद ब खुद पॉजिटिव आ जाएगा। और ज़ाहिर स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि हम एक तो पहले वैल्यू स्क्वायर करते हैं वेरिएंस में और फिर हम वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मेजर्स ऑफ लोकेशन और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी थे। किसी के कोई क्वेश्चंस हों तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों को असाइनमेंट मिल गई होगी, उसमें यही चीज़ें हैं जो हमने लास्ट वीक में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बातें की थी और इस वीक हमने मेजर्स ऑफ लोकेशन की बात की है। उसके ऊपर आपकी असाइनमेंट बेस्ड है। सवाल देखने में बड़े लगते हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। खुद प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग चीज़ें सीख सकें। उसमें आप गलतियाँ करेंगे, कुछ आपको सोचना पड़ेगा, तो आपको समझ आएगी कि किस तरह से चीज़ें हैंडल करनी है, सॉल्व किस तरह से करनी है। कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इसके असाइनमेंट के हवाले से भी और आज के लेक्चर के बारे में भी। जी क्लास? नो सर। नो। ठीक है, अगर कुछ क्लियर है तो आप लोग जा सकते हैं। अटेंडेंस आपकी मैं यहाँ अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड करके लगा दूंगा, तो उसकी फिक्र आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज़ सर।
जी अल्लाह हाफिज सर। जो लोग यहाँ पे हैंड रेज कर रहे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है या ये गलती से हो गया? वकार अहमद,